होता है उसकी डिटेल, उसकी पार्ट बी में कुछ डिटेल्स होती है जिसको मतलब पार्ट बी की जो डिटेल्स होती है उनको फर्निश करने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ पे? जब हम कोई इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहे हैं गुड्स की और वो 50 किलोमीटर के डिस्टेंस के या तो 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में आती है या तो फिर उससे कम डिस्टेंस में आती है। फ्रॉम द प्लेस, और उसके अलावा एक और बात का ध्यान रखना है, फ्रॉम द की जो मूवमेंट है वो फ्रॉम द प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ कंसाइनमेंट टू प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द ट्रांसपोर्टर फॉर द फर्निश ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो बिजनेस की प्लेस है वहाँ से लेकर के जो ट्रांसपोर्टर की प्लेस है वहाँ तक की कोई डिस्टेंस है उसको फर्निश करने की ज़रूरत नहीं होती है पार्ट बी में। उसके अलावा जो प्लेस ऑफ बिजनेस है ट्रांसपोर्टर का वो फाइनली प्लेस ऑफ बिजनेस है कंसाइनी का, मतलब जो तुम्हें जो गुड्स को मूव करना है वो तुम्हें करना ही ट्रांसपोर्टर तक है, उसके आगे की तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तो भी तुम्हें पार्ट बी ई वे बिल के पार्ट बी में इसकी इन्फॉर्मेशन फर्निश करने की ज़रूरत नहीं होती है। आगे ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स फॉर अनदर कन्वीनियंस, अगर हमें किसी और कन्वीनियंस के लिए किसी और कन्वेंस के लिए गुड्स को ट्रांसफ़र करना पड़े तो वो क्या है? इन सच अ केसेस द ट्रांसपोर्टर और जनरेटर ऑफ द ई वे बिल, इन सच अ केसेस द ट्रांसपोर्टर और जनरेटर ऑफ ई वे बिल, जो भी ट्रांसपोर्टर या फिर जो भी कोई जनरेट कर रहा है, सप्लायर ऑल्सो जनरेट बिल इन सम केसेस, तो जो भी जनरेटर है किसका? ई वे बिल का, शेल अपडेट द न्यू व्हीकल नंबर इन पार्ट बी, लेकिन पार्ट बी ऑफ द ई वे बिल बिफोर सच ट्रांसफर ऑफ द फर्दर मूवमेंट ऑफ गुड्स। मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे कि मान लो कोई एक प्लेस है ए, अब वहाँ से जो माल है वो बी प्लेस तक लेके जाएगा एक ट्रांसपोर्टर, और बी से आगे दूसरे प्लेस पे लेके जाएगा अगला ट्रांसपोर्टर सी। तो इसमें क्या करना होता है, जो जैसे हम लोग ई वे बिल जनरेट करते हैं ना उसमें व्हीकल नंबर कंपलसरी होता है कि इस पर्टिकुलर व्हीकल में ये पर्टिकुलर माल जा रहा है। ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ई वे बिल में यही इन्फॉर्मेशन जाती है। तो लेकिन अगर मानो प्लेस बी तक तो तुम्हें एक्स ट्रांसपोर्टर लेके जा रहा है और प्लेस सी तक फिर वाई ट्रांसपोर्टर लेके जा रहा है, तो जब ट्रांसपोर्टर चेंज हो रहा है तो देयर इज़ अ वेरी ऑब्वियस चांसेस कि जो व्हीकल है वो भी चेंज हो जाएगा। तो इन दैट केस जैसे ही व्हीकल जो ट्रांसपोर्टर है वो चेंज होगा, जो व्हीकल नंबर है वो चेंज हो जाएगा फॉर डिलीवरिंग द गुड्स। उस केस में जो पार्ट बी में पहले व्हीकल नंबर दूसरा दिया था बिकॉज द गुड्स वर मूविंग विद दैट व्हीकल, अब नाउ the goods are still moving but with the different vehicle. Now in case the vehicle number get changed, it is very obvious, then now the transporter needs to update the vehicle number as well as e-way bill too, and there is a facility that vehicle number can be changed or updated number of times on a common portal over the GST. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंसोलिडेटेड ई वे बिल इन केस ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट। अब ये जो कंसोलिडेटेड ई वे बिल पहले वो बिल होते हैं जिसमें बहुत सारे जो ई वे बिल्स होते हैं उनकी सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन्स होती है, जैसे मान लो बहुत बार क्या होता है ना, एक ट्रक है, अब उस ट्रक में केवल एक पर्टिकुलर सप्लायर का या कंसाइनर का माल नहीं, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग सप्लायर्स के माल हमें डिलीवर करने टू द वन प्लेस। तो इस केस में क्या होगा, हर सप्लायर के लिए एक अलग ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है, वी कैन क्रिएट जनरेट अ कंसोलिडेटेड ई वे बिल जिसमें जो ट्रांसपोर्टर है वो हर अलग अलग जो उसके पास गुड्स है उनकी सारी डिटेल वो एट वंस अपने साथ रख सकता है एक ही बारी में, मतलब एक ही बिल के अंदर। नाउ इफ व्हेन एवर the authorized person will get change or ask for the e-way bill or particular or respective documents, then now he don't need to show the different e-way bill for the different supplier, he can show his consolidated e-way bill. Now अब आगे बढ़ते हैं। After the e-way bill has been generated where the multiple consignment are intended to be transported in one conveyance, and transporter may indicate the serial number of e-way bill generated in respect of such consignment electronically on the common portal, and a consolidated e-way bill in form GST EWB2 may be generated by him on that common portal prior to the movement of the गुड्स। मतलब जब हमें बहुत सारे कंसाइनमेंट्स के लिए ई वे बिल को जनरेट करना होता है
तो उनकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, इसी बहुत सारे अलग अलग ई वे बिल्स को जनरेट करने की जगह हम एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल जनरेट करेंगे, जो कि एज ऑन द सेम पोर्टल, ऑन सेम जीएसटी पोर्टल पे हम जनरेट कर सकते हैं. बट फॉर द सिंगल ई वे बिल वी वर फॉलोइंग the form number form GST EWB01, but in case of the consolidated we need to comply, we need to we require the form GST EWB2. A consolidated e-way bill in form GS2 EWB02 may generate by him on the same common portal prior to the movement of goods से पहले इसको जनरेट करना पड़ेगा. It is common portal. Now you don't need a separate bills. अब at least at the time of showing it to the authorized person. आगे, where the consignee has been generated e-way bill in form GST EWB01. अगर कंसाइनर या कंसाइनी ने GST EWB01 को जो है जनरेट नहीं किया है, एंड एग्रीगेट ऑफ द कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड द एग्रीगेट ऑफ द कंसाइनमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ द goods if the consignment is more than 50,000, a transporter shall generate individual form GST EWB01 on the basis of the invoice, bill of supply, delivery challan, and may also generate the consolidated e-way bill in form GST2 EWB02 prior to the movement of the goods. तो उस केस में, और अगर देखो, अगर उसने अभी तक जनरेट नहीं किया है तो पहली बात तो ये देखेंगे, अगर और उसके पास 50,000 ज़्यादा का माल है और उसने ई वे बिल जनरेट नहीं किया, तो पहले तो उसे ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा GST EWB01 में. और इसके अलावा लेकिन उसके पास GST EWB02 का उसके पास एक ऑप्शन होता है कि अगर वो चाहे तो कंसोलिडेटेड ई वे बिल जनरेट कर सकता है. अगर मतलब किसी एक, मतलब ये है, देखो, अगर जैसे बहुत सारे अलग अलग लोगों का माल एक ट्रक में है, ठीक है, अब एक किसी पर्टिकुलर सप्लायर का माल है जो 50,000 से ज़्यादा का है, उसके लिए GST EWB01 फिल रख सकता है अलग से अपने पास. बट इन केस अगर वो ऐसा नहीं चाहता है तो जैसे कम लोगों के, जैसे मतलब सब लोगों के लिए वो कंसोलिडेटेड ई-वे बिल को जनरेट कर सकता है ऑन द सेम कॉमन पोर्टल इन अ फॉर्म GST EWB02. अच्छा, लेकिन अच्छा, ये प्रोविजन वो इफेक्टिव ही नहीं है. हेलो, दिस प्रोविजन नॉट येट इफेक्टिव. ओके फाइन. आगे, बट अब इसमें सिंपल है कि कंसोलिडेटेड अगर तुम्हें चाहिए तो EWB02 कर लो इन केस ये रिक्वायर, और नहीं तो GST EWB01 में ई-वे बिल को जनरेट करना है. कैंसिलेशन ऑफ ई-वे बिल को कैंसिल किया जा सकता है कब? ई-वे बिल कैन बी कैंसल्ड ईदर गुड्स आर नॉट ट्रांसपोर्टेड, जहाँ तक कि तभी भी कैंसिल कर सकते हैं जब गुड्स को ट्रांसपोर्ट नहीं किया गया है, आर नॉट ट्रांसपोर्टेड एज पर द डिटेल फर्निश्ड ऑफ द ई-वे बिल, या फिर तभी भी ई-वे बिल को कैंसिल किया जा सकता है जब जो डिटेल है वो फर्निश्ड जो तुमने की है वो उसके इस हिसाब से नहीं की है जैसे कि इन्फॉर्मेशन दी है. मतलब फॉर एग्जांपल तुमने एक तो पार्ट ए एंड बी में ई-वे बिल में कुछ इन्फॉर्मेशन, जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो फिल कर दी, बट ऑन द वे तुम्हें एक ऑथराइज ऑफिसर मिल गया. व्हेन ही चेक्ड the e-way bill and verify the physical verification with the goods available within the transport or the vehicle, then he found these both are not matched, then in case the e-way bill can be cancelled. The e-way bill can be cancelled within 24 hour of the time of the generate, और within 24 hour time हम भी जनरेट उसको कैंसिल कर सकते हैं. वैसे वो तो ना पनिशेबल हो जाएगा जब ऑथराइज पर्सन करेगा. आई थिंक वी कैन कैंसिल द ई-वे. मतलब मान लो हमें पहले इतने का माल मान लो एक्स अमाउंट ऑफ का जो गुड्स है वो हमें मूव करने थे, बट क्या हुआ, रेदर देन ऐसा हो गया कि हमें या तो ज़्यादा माल भेजना पड़ रहा है या कम माल भेजना पड़ रहा है, बट इज़ नॉट एज पर ई-वे बिल, देन वी नीड टू कैंसिल इट एंड माइट बी वी विल फाइल डिफरेंट और another e-way bill for the with the updated information. आगे, वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई-वे बिल. अब यहाँ देखते जो ई-वे बिल होता है वो जनरेट तो कर देता है, वो कितने टाइम के लिए एप्लीकेबल होता है? बिल या कंसोलिडेटेड ई-वे बिल. आगे, सीरियल नंबर, डिस्टेंस विद इन द कंट्री या वैलिडिटी पीरियड फ्रॉम द रेलिवेंट डेट. 1 अप टू 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक 1 डे इन केसेस अदर देन ओवर डिमेंशनल कार्गो. मतलब 100 किलोमीटर में क्या होता है ना, ओवर डिमेंशनल कार्गो के केस में. अब पहले तो ना हम ये देख लेते
पहले तो ना हम ये समझ लेते हैं कि जो मतलब ओवर डिमेंशनल कार्गो होता क्या है। देखो ओवर डिमेंशनल कार्गो क्या होता है कि इसका ये मतलब होता है कार्गो कैरिड एट अ सिंगल इंडिविजुअल यूनिट एंड विच एक्सीड द डिमेंशनल लिमिट prescribed in Rule 93 of the Central Motor Vehicle Rules 1989 made under over the vehicle। मतलब एक 1 सेकेंड मैंने आपको शो ही कर देती हूँ। ठीक है, रूल 93 में जो लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है, जब उस लिमिट से आगे जब उस लिमिट से रूल 93 में जो भी लिमिट हमारे पास प्रिस्क्राइब की गई है, उस लिमिट से जब हम लोग ज़्यादा माल कैरी करते हैं एट वंस, तो उस केस में जो गुड्स होते हैं उसको जब वो एक ट्रक एक लिमिट से जो कि 93 में रूल 93 में डिफाइन किया गया है, उससे ज़्यादा का माल लेके जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ओवर डिमेंशनल कार्गो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवर डिमेंशनल कार्गो। तो जब एक लिमिट से ज़्यादा का माल ले जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवर डिमेंशनल कार्गो। यानी कि अगर हम कभी माल लेके जा रहे हैं और वो अप टू 100% लेके जा रहे हैं, तो हमें एक दिन का टाइम मिलता है। एक दिन के लिए भी बिल जो है वो रेलिवेंट वो मतलब वैलिड होता है। लेकिन बट अदर देन ये जो 100 किलोमीटर तक लेके जा रही है, अदर देन ओवर डिमेंशनल है। लेकिन फॉर एवरी 100 किलोमीटर और पार्ट ऑफ देयर आफ्टर 1 एडिशनल डे इन केस अदर देन द। अच्छा, अब यहाँ पे भी क्या है ना, बट ये भी एप्लीकेबल है कब, जब अदर देन डिमेंशनल कार्गो की हम बात कर रहे हैं। उस केस में भी 100 किलोमीटर के लिए एक दिन मिला था, लेकिन 100 किलोमीटर से आगे जा कर के हर 100 किलोमीटर के लिए एक एक्स्ट्रा दिन मिलता है, या फिर पार्ट ऑफ द 100 किलोमीटर के लिए भी एक्स्ट्रा दिन मिलेगा। यानी कि मान लो 250 किलोमीटर तक जाना, तो 100 के लिए 1, दूसरे 100 के लिए 1 डे, और अगले 50 किलोमीटर के लिए भी 1 डे का टाइम के लिए बिल जो है वो एप्लीकेबल रहता है। अप टू 20 किलोमीटर, लेकिन अगर अप टू 20 किलोमीटर जा रहे हैं तो 1 डे। बट ये जो 20 मतलब ये जो है 20 किलोमीटर, ये इन केस ऑफ द ओवर डिमेंशनल कार्गो है, नॉट फॉर अदर देन। जो पहले वाले 100 किलोमीटर केसेस थे वो किसके लिए थे, वो थे अदर देन डिमेंशनल कार्गो के लिए। बट इन केस ऑफ द डिमेंशनल कार्गो अप टू 20 किलोमीटर 1 डे मिलेगा। और ये भी एज सेम है, बस इसमें 100 किलोमीटर की जगह ना 20 किलोमीटर का एस्टिमेशन लेना है। तो मतलब अगर ओवर डिमेंशनल के केस में अप टू 20 किलोमीटर 1 डे, बट फॉर एवरी 20 किलोमीटर एंड पार्ट ऑफ द 20 किलोमीटर 1 एडिशनल डे इन केस ऑफ द ओवर डिमेंशनल। यानी कि वैसे ही सेम 25 है मान लो, और वहाँ हम 250 किलोमीटर जाते हैं, 25 किलोमीटर चले जाते हैं, तो 20 किलोमीटर के लिए एक दिन और अगले 5 किलोमीटर के लिए भी एक दिन, यानी कि 2 डेज के लिए ई वे बिल यहाँ पे जो है एप्लीकेबल वैलिड रहेगा। एप्लीकेबल बोल दो। एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ द ई वे बिल। अब उसकी एक्सेप्टेंस क्या है और रिजेक्शन क्या है। द पर्सन कॉजिंग मूवमेंट ऑफ द गुड्स शैल जनरेट द ई वे बिल specifying the details of other person as recipient who can communicate the acceptance or rejections of the consignment specified in the e-way bill. If the acceptance of the rejection is not communicated within 72 hours from the time of the generation the e-way bill or the time of the delivery goods, विच एवर इज अर्लियर इट विल बी डीम्ड एज एक्सेप्टेड डिटेल। यानी कि तुमने ई वे बिल लिख दिया है, तो ई वे बिल जब हम लोग ई वे बिल के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, उसके लिए हमें एक एक्सेप्टेंस मिलती है। तो अब वो एक्सेप्टेंस हम लोग कब तक वेट करें, तो या तो हमें 72 आवर से पहले तो नॉर्मली मिल जाती इमीडिएट में पता चल जाता है, पहले टाइम से पता चल जाता है, जो भी प्रिस्क्राइब और रिस्पेक्टिव टाइम होता है उससे पता चल जाता है। बट मैक्सिमम what we should how much time we should wait for 72 hours. If till 72 hours you didn't get acceptance, you will get either acceptance either rejection. Okay, now further we can proceed as per respective provision. But if 72 hours till 72 hours you never get any acceptance and or rejections too, then it will be deemed accepted. मतलब 72 ये ना बेसिकली ऐसे, अगर तुम्हें रिजेक्शन मिलना, देखो एक्सेप्टेंस तो मिल गई तो मिल ही गई 72 आवर्स के पहले या बाद में,
ठीक है। अब लेकिन रिजेक्शन के केस में यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, तो रिजेक्शन अगर मिलनी होगी तो 72 आवर्स के पहले पहले मिल जाएगी, नहीं मिली इसका मतलब योर बिल इज एक्सेप्टेड। इज ई वे बिल इज रिक्वायर इन ऑल केसेस, क्या सब केसेस में ई वे बिल रिक्वायर है? ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर टू बी जनरेटेड सर्टेन एंड स्पेसिफिक केसेस, नहीं हर केस में ये इन्वॉल्व नहीं है, और हमने इसको चैप्टर में बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्कस किया। हाँ ये हर केस में एप्लीकेबल। यू कैन रेफर पेज नंबर 46 ऑफ द सेम चैप्टर फॉर द डिटेल्स की कहाँ कहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि एक दो अगर मैं बोल भी दूँ, यहाँ पे ई वे बिल की ज़रूरत नहीं होती। वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर एट वंस गिवन, जैसे कि फॉर द जैसे जहाँ पे इनके लिए जैसे कि कैरोसिन ऑयल सोल्ड अंडर द पीडीएस बोल तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? ये जो एक दुकानें होती है ना कि गवर्नमेंट वहाँ तक माल पहुँचाती है, वहाँ से भी लोगों तक पहुँचता है, इसको पीडीएस कहा जाता है। अगर इसकी कोई ट्रांसपोर्टेशन है तो ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है। पोस्टल बैगेज ट्रांसपोर्टेड है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए, तो उसके लिए हमें ई वे बिल की ज़रूरत नहीं होती। ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ, बाकी चीज़ें जैसे कि हम आगे चैप्टर 71 में दिया हुआ है, अगर उसमें से कुछ ले जा रहे हैं तो उसके लिए ई वे बिल की ज़रूरत नहीं होती। करेंसी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ई वे बिल की ज़रूरत नहीं होती। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको सप्लाई किया जा रहा है हाउस होल्ड या नॉन डोमेस्टिक एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के अंदर कस्टमर को, तो भी ई वे बिल की ज़रूरत नहीं होती है। यूज़ पर्सनल एंड हाउस होल्ड इफेक्ट के लिए हमें ई वे बिल की ज़रूरत नहीं होती है। कॉरल अनवर्कड या वर्क कॉरल के लिए हमें ई वे बिल की ज़रूरत नहीं होती है। वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय अ नॉन मोटराइज कन्वेंस, हमें ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही बहुत सारे इसमें बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं। वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर ट्रांजिट कार्गो फ्रॉम और टू नेपाल और भूटान, तो भी हमें ई वे बिल की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब गुड्स को अगर हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं कहाँ से, कार्गो से, मतलब नेपाल या भूटान में जब माल को दे जाता है तो ई वे बिल की ज़रूरत नहीं होती है। डॉक्यूमेंट डिवाइसेस टू बी कैरिड बाय अ पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस। इनवॉइस और अभी डॉक्यूमेंट या फिर डिवाइसेस जो साथ में होनी चाहिए किसके, जो कन्वेंस के लिए, मतलब देखो अब हमने ई वे बिल लिखा है तो उसको कोई ना कोई तो चेक करेगा ना, देयर इज अ रीज़न बिहाइंड हम लोग ई वे बिल जनरेट कर रहे हैं, तो उसकी क्या सुविधा है, उसके लिए हमें क्या करना है, अपने साथ हमेशा मतलब हमारे साथ क्या होना चाहिए ई वे बिल में, वो डॉक्यूमेंट मतलब वो कौन से डॉक्यूमेंट है जो हमेशा पर्सन के साथ होने चाहिए, उसे हमेशा अपने साथ रखने हैं मूवमेंट के टाइम पे। तो वो क्या, इनवॉइस और अ बिल ऑफ अ सप्लाई और अ डिलीवरी चलान, जो भी तुम्हारा इनवॉइस है या जो भी तुम्हारी सप्लाई या फिर डिलीवरी चलान है वो, या फिर और इसके अलावा एक कॉपी ऑफ ई वे बिल की कॉपी होनी चाहिए फिजिकल फॉर्म में, किसमें, फिजिकल फॉर्म में, और ई वे बिल नंबर होना चाहिए, या फिर अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो तुम्हारा ई वे बिल नंबर पता होना चाहिए, और मैप्ड बाय द RFID एनेबल्ड ऑन द कन्वेंस। अब यहाँ पे अब ये देख लेते हैं RFID बोले तो RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। आगे अनेबल ऑन द कन्वेंस हाँ टू मतलब टू द कन्वेंस, सॉरी, ये वो सुविधा के लिए होता है जो रास्ते में अगर कोई मांग ले ऑथराइज पर्सन, देन यू शुड हैव एन डिटेल, ये वैसे भी उसी के लिए होता है, क्रॉस चेकिंग के लिए होता है। आगे वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड कन्वेंस। अब यहाँ पे क्या वेरिफिकेशन कैसे की जाएगी डॉक्यूमेंट्स की, कमिश्नर और एन ऑफिसर एम्पावर्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ may authority or a proper officer to intercept any conveyance to verify the e-way bill, मतलब कोई भी ई वे बिल को वेरीफाई कर सकता है, और ई वे बिल नंबर को इन अ फिजिकल फॉर्म, कौन सी फॉर्म, फिजिकल, एंड दैट इज इट इज रियली अ वेरी important point, physical form, not an electronical, specifically they mentioned. Physical form, physical verification of a specific convenience can be convenience can also be carried out by any officer or recipient of specific information on evasion of tax after obtaining a necessary approval
of the commissioner or an officer authorized by him in this behalf. Inspection and verification of the goods. पहले इसको सम अप कर देते हैं, मतलब वही है कि सेम तुम्हारे पास होनी चाहिए फिजिकल फॉर्म में डॉक्यूमेंट, ताकि अगर कोई चेक करे तो तुम मतलब इस चीज़ का प्रूफ है, हाँ जो भी प्रोसीजर है वो तुमने फॉलो किया, जो तुमने फॉलो किया वो एकदम ट्रू एंड ट्रस्टवर्दी है. आगे नाउ द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ द गुड्स. अ समरी रिपोर्ट्स ऑफ every inspection of goods in transit shall be recorded online a common portal. मतलब जैसे जैसे इंस्पेक्शन होती जाएगी वो कॉमन पोर्टल पे ऐसे रिकॉर्ड होती जाएगी बाय द प्रॉपर ऑफिसर्स. बाय द प्रॉपर ऑफिसर मीन्स प्रॉपर ऑफिसर आर ऑल्सो गोइंग टू रिपोर्ट इन द फॉर्म or by the same procedure or same common portal. By the common portal I don't know, हाँ common portal it is mentioned there, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, वन सेकेंड, ये लिखा हुआ common portal. 24 hours of the inspection and the final report shall be reported within 3 days. अब देखो 24 आवर्स के अंदर अंदर वो लोग भी रिपोर्ट कर देते हैं इंस्पेक्शन के, एंड उसके अलावा जो फाइनल रिपोर्ट होती है एट द एंड की वो 3 दिन के अंदर अंदर इंस्पेक्ट हो जाती है. मतलब सारे माल और उसकी जो रिपोर्टिंग है वो मतलब सब कुछ हो चुका है, मतलब और जी ई वे बिल के थ्रू जो प्रोसीजर है वो 3 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाता है. ओवर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड ऑन द कन्वेंस हैज़ बीन डन during the transit at one's place within the state or in any other state. Further physical verification and the said conveyance shall be carried out against in the state unless the specific information relating to the evasion of the taxes made available subsequently, where the vehicle has been intercepted and the detained for the period exceeding 30 minutes. The transporter may upload the said information in one common portal. जो verification of goods being transported on the conveyance के थ्रू हो रही है ड्यूरिंग द ट्रांजिट एट वन प्लेस, वो एक ही जगह से की जा रही है. वो ये जो ई वे बिल होता है ये अलग अलग जगहों पे एप्लीकेबल होता है, तो उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन सेम ई वे बिल की होगी, चाहे वो इसी शहर में जा रहा हो दूसरे शहर में जा रहा हो. अगेंस्ट एंड स्टेट अनलेस अ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो है वो टैक्स इवेशन को ख़त्म कर देती है. इस अच्छा ये टैक्स इवेशन को ख़त्म कर देती है ऑब्वियस. मेड अवेलेबल सब्सिक्वेंटली वेयर द व्हीकल हैज़ बीन इंटरसेप्टेड delayed the period exceeding 30 minutes, the transporter may upload and set the information on it a common portal. ये 30 मिनट का फालतू टाइम लगता है जब ये इंस्पेक्शन होती है और वो अपलोड करता है इस इंफॉर्मेशन को इंस्पेक्टर on a common portal. Thank you. The chapter has been over. We are going to soon meet within the revision of next chapter. Bye bye.